देखिए, किसी लम्हे भी अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि अगर हम दोनों कंट्रीज़ के डेलीगेशंस को देखें तो दोनों कंट्रीज़ ने बहुत अच्छे बंदों को अपने डेलीगेशन में शामिल किया है। ये वो लोग हैं जिनको डव्स में शामिल किया सोचा जा सकता है, लेकिन ये हॉक्स नहीं है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई एक शख्स एंटी वॉर था इस जंग के, तो वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस थे, और जो स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं, ये दोनों जो हैं ये प्रो वॉर नहीं समझे जाते। सो जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी अपनी टीम भेजी है। इसी तरह ईरान ने बाकिर कालिबाफ और अब्बास अराक्ची साहब को भेजा है। अब ये दोनों भी क्या कहते हैं, डव्स में शुमार होते हैं या मॉडरेट्स में शुमार होते हैं, और मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज़ इस वक्त चाहती हैं कि कोई मुआहदा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन दोनों पार्टीज जो है उनमें से कोई ये नहीं चाहती कि ऐसा लगे कि वो जंग हार गई है और दूसरा जंग जीत गया है। दोनों को एक विन विन सिचुएशन चाहिए। अमेरिका की साइड देखी जाए तो वो समझ रहे हैं या उन्होंने ये जाहिर किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाती है तो वो उसको गुड इनफ रीज़न समझेंगे कि सीज़ फायर को एक्सटेंड करके यानी कि जंग को ख़त्म कर दें। और मेरे ख्याल में ईरान जो है वो मान जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, लेकिन वो अपनी लिस्ट में उसको सबसे नीचे रखेगा। पहले वो अपनी दूसरी बातें मनवाएगा, जिसके अंदर लबनान में जंग जो प्रॉक्सीज के साथ उसके हो रहा है, हमास और हिजबुल्लाह के साथ, उनके साथ इजराइल की जंग को रोकना है। दूसरा जो वो ये चाहेंगे कि क्या कहते हैं कि उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं वो रिमूव हो जाएं और जो उनके असेट्स फ्रीज हुए हुए हैं वो उनको मिल जाए। देखिए, ईरान का इस जंग में बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान को सिर्फ एक मेजर रिकंस्ट्रक्शन ही पूरा कर सकती है, लेकिन उस मेजर रीबिल्डिंग के लिए आपको पैसे चाहिए, और वो पैसे अमेरिका या इजराइल तो उनको नहीं देगा। वो पैसे उनको इसी तरह मिल सकते हैं कि अगर उन पर से सैंक्शंस हट जाएं, वो अपना तेल और गैस आसानी के साथ दुनिया को बेच सकें और जो उनके असेट्स फ्रीज हुए हुए हैं वो हो जाए। सो मेरे ख्याल में दोनों की प्रायोरिटीज पीस है, लेकिन जो लिस्ट जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं सिर्फ वो डिफरेंट है। मेरे ख्याल में और भी जो अमेरिका के 15 पॉइंट थे और ईरान के 10 पॉइंट थे, उनमें से मेरे ख्याल ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी बैकडोर चैनल्स के थ्रू एग्रीमेंट हो गया था और चंद ही चीज़ें थीं जो क्या कहते हैं जिनको नेगोशिएट करना था। मैं एक और भी खबर पढ़ रहा था कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि शायद एक दिन और मुज़ाकरात चलें। तो इसका मतलब ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का विजिट पाकिस्तान का है वो शायद कल पर भी पूरा मामला जा सकता है। हम अगर आज हमें कोई खबर ना मिली तो प्रोबेबली कल होगी, और मेरे ख्याल इसी वजह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम सब क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस टाइम इस्लामाबाद पर है। दुनिया बड़ा कीनली जो है सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। रोकड़ी साहब, आपने हुर्मुज़ जब ट्रंप यहाँ पर आए, अटैक किया, उस टाइम ईरान बता रहा था कि हम इसको चौक कर देंगे, बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो उस टाइम अमेरिका ने उसको सीरियस ही नहीं लिया, और इस टाइम अमेरिका की सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है उसको खुलवाना है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो सीरियस नहीं लेते। मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सीरियस लेते हैं चीज़ों को, लेकिन वो अनफोल्ड इस तरीके के साथ करते हैं कि उनकी मर्जी होती है उसमें। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि परसों से उन्होंने ये हुर्मुज़ का बयानिया बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा जी कि ईरान कहता है कि हमने इसके अंदर सारी माइंस लगा दी हैं, तो ये बड़ा डेंजरस है चलने के लिए। अब एक तासुर जब मैं भी सुनूंगा, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि ईरान कहता है क्योंकि हमने माइंस लगाई हैं, हमें नहीं मालूम कि हमने कहाँ कहाँ लगाई हैं, बिकॉज ऑफ ये जो जंग हुई है हमारे से वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अब अभी आधा घंटा पहले उसने प्रोसेस हुर्मुज़ का स्टार्ट कर दिया, और उसने एक रिपोर्ट ये है जो कि कंफर्म है तकरीबन कि उनके जहाज़ हुर्मुज़ के अंदर मूव कर गए हैं, और उसने जापान को, चाइना को और इवन ये जर्मनी और उनको कहा कि तुम लोग ये नहीं कर रहे थे तो मैं ये प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ।
और उसने प्रोसेस नहीं, हॉर्मस ये का जो शुरू किया। आप जो प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं, क्या ईरान इस पे ऑन बोर्ड है? क्योंकि पाकिस्तान इनकलाब ने तो वार्न किया था कि इधर कुछ आया तो उसको उड़ा देंगे, नहीं, और मैं ऐसा वही किया कह भी। रहा हूं बहुत से कि मिसाइल्स उन्होंने देखिए, फायर भी किए इब्राहिम नहीं, I लिंकन और don't जितनी think वो so. वॉर मशीन Not- यहाँ पर लेकर मेरा आए थे। ख्याल है कि कोई भी ऑन बोर्ड नहीं होगा। अच्छा, ये चीज वो होगी कि इसमें बस ये जब हो रहा है, अब उसको रोकें कैसे? क्योंकि वो ऐसी गुजरगाह है कि उस पर ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे मुल्क का कब्जा है। उसने अपना वो प्ली पूरी बना ली कि जी, उन्होंने कहा जी माइंस लगी हुई हैं, फिर वो कह रहे हैं कि माइंस हम हटा नहीं सकते, हमें मालूम नहीं है। उसने कहा मैं आ गया हूं जी, मैं हूं ना। तो ट्रंप कहता मैं हूं। असल दो इश्यूज से मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉर्मज वाला आई थिंक कि सुबह तक वो इशू नहीं रहेगा, अगले 12 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि जब वो हॉर्मज के अंदर वो आ जाएगा। इशू था उनका न्यूक्लियर जो साइट्स थी, मेन इशू होता। अब उसके ऊपर जो उनकी ट्रिटीज हैं, वो उन ट्रिटीज पे वापस कैसे लेके आता है उनको? 1967 की ट्रिटी है, 70 की दोबारा ट्रिटी है, फिर उसके बाद 2014 की है जिसको ट्रंप ने खुद बैकआउट कर गया उससे। लेकिन अब उसको ये कैसे हल करता है, नंबर वन। और दूसरी जो इन्होंने बात की, सबसे जो इंटरेस्टिंग और अच्छी बात है कि अमेरिका इनसे सैंक्शंस उठाना चाहता है, ईरान से। ईरान से। अच्छा, अमेरिका ये चाहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम लाइन में आए और ये चीज़ें वो छोड़ दो और ये काम ना करो, और उसके बाद एक मॉडरेट किस्म का ईरान सामने आए और लोगों के ऊपर से वो सैंक्शंस हटाना चाहते हैं, और वो हटाएगा। हमारे लिए, इस खित्ता के लिए इतनी ये अच्छी चीज़ है, और ईरान के लिए भी इतनी अच्छी चीज़ है। उनका भी राइट है कि तेल उनके पास, बिल्कुल, लोहा उनके पास, पूरी दुनिया के खजाने उनके पास, इकोनॉमी उनकी टच कर रही है पता नहीं किस जगह पे, तो उनका भी हक बयान नहीं किया जा सकता बयान कहाँ नहीं पे किया जा करेंसी सकता। खड़ी है। तो आई थिंक कि ये एक तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे, दूसरा इस मुज़ाकरात को डीरेल करने के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो कम होंगे, मॉडरेट एलिमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। हॉर्मज बहुत सानवी इशू रह जाएगा, न्यूक्लियर रहेगा, और फिर इनसे वो उठाएगा, और कुछ ये मेरे ख्याल में कुछ दिनों में ये चीज़ सेटल हो जाएगी। लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएंगे, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ठीक है खान साहब, अमेरिका क्यों चाहेगा कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस जो हैं वो उठाई जाएं? बड़ा कंट्रोल रखा उसने ईरान को, उनकी इकॉनमी बड़ा सफ़र किया है, लोग बड़े परेशान हैं वहाँ पर। बल्कि आपने देखा कि चंद माह पहले तक मुजाहरे हो रहे थे, अमेरिका उसको बैक कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। तो अमेरिकन खुद से क्यों जो पाबंदियाँ माजी में लगाई हैं उसको लिफ्ट करेंगे? देखिए, जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जंग 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। ये तो आई थिंक पिछले 20 इजराइल ने उनको ख्वाब दिखाए थे जी, ना, ये बिल्कुल। हिट एंड रन होगा। और अगर आप पिछले 20-25 साल में जो अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, तो वो शॉक एंड ऑ प्रिंसिपल के ऊपर लड़ी कि जी आप एक बहुत बड़ी फौज एयरफोर्स लेके जाएं, आप बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करें, डिस्ट्रक्ट कर दें नीचे ग्राउंड डिफेंसेस को, और फिर आपकी फ़ौज आए और मिनिमल एट्रिशन के साथ उस जगह के ऊपर कब्जा कर ले। लेकिन ईरान में ये जो स्टेप नंबर 2 है ना, ये नहीं हो सका। उन्होंने बहुत बॉम्बिंग की, ईरान को तबाह कर दिया एक तरीके से, उनके सारे मिलिट्री टारगेट, सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट किया। लेकिन उसके बाद भी उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस जगह बूट्स ऑन ग्राउंड करें। तो जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि जब उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल किया, तो उससे ये हुआ कि जो ईरान के अंदर जितनी डिविजन्स थी ना, वो ख़त्म हो गई। और जो रेडिकल्स थे, जो कि क्या कहते हैं, आयतुल्लाह खामनाई को उन्होंने एक शहीद बनाया, और उन्होंने उनके नाम के ऊपर रैली करना शुरू किया, और पूरा ईरान यूनाइट हो गया। ठीक है। सो तो जो आप जिक्र करें बिल्कुल सही कर रहे हैं कि उससे 2 महीने पहले ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा था, जो बेसिकली दुकानदारों ने या जो बिजनेसमैन थे उन्होंने किया था। लेकिन वो इसलिए किया था कि उनकी इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह शैटर हो रही थी, और उनका जो पैसा था वो बहुत बुरी तरह डिवैल्यू हो रहा था। सो वो एहतजाज बिल्कुल जायज़ था। अमेरिका और इजराइल ने उसको कैश करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। नहीं कर पाए। आज हम 42nd डे पर हैं। देखिए, इस वक्त इतनी लंबी जंग जो है ना, वो अमेरिका और इजराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अब रिजल्ट ये हो गया कि जो उसके हलीफ हैं, इजराइल और गल्फ कंट्रीज, वो बहुत सिवियरली डैमेज होना शुरू हो गई हैं। पहले मिलिट्री टारगेट्स थे इन गल्फ कंट्रीज पे, और इजराइल में मिलिट्री टारगेट्स पहले 2 हफ्तों में ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब जब सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हिट होना शुरू हुए, जिसके अंदर ऑयल रिफाइनरीज, डीसैलिनेशन प्लांट्स और एयरपोर्ट्स और दूसरी चीज़ें थी,
तो ये जो सारा गल्फ था ये तो बना ही इस बबल के ऊपर था कि ये दुनिया का सबसे महफूज तरीन इलाका है, और इसीलिए दुनिया भर के जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने आके दुबई में और दूसरी जगह सऊदी अरेबिया में अब जो नियोम बन रहा था उधर आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी थी। लेकिन जब ये अब जंग इतने दिन खिंच गई है तो अब गल्फ कंट्रीज जो हैं वहाँ से सारे फॉरेनर्स निकल गए हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है और पूरी दुनिया जो है वो एक रिसेशन में चली गई है। आप देखिए कि ना सिर्फ वेस्ट में बल्कि फार ईस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, यहाँ लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर और एक पूरी दुनिया में एक रिसेशन से आ गई। सो अब अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि ये जंग किसी तरीके से ख़त्म हो, और रोकड़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका ये जंग ख़त्म करना चाहता है बट ऑन अ नोट ऑफ विक्ट्री। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मॉडरेशन की बेराज ये होगी कि हम एक इस तरह का मुआहदा करा दें कि दोनों पार्टी ये सोचें कि जी के हमने अपने अपने मकासद हासिल कर लिए जो कि पॉसिबल है। होर्मुज को खोल दें, सैंक्शंस हटा दें, दोनों पार्टीज खुश, और अगर ये हो जाता है तो इस्लामाबाद अकॉर्ड विल बी अ गुड। आपसे कुछ देर पहले ट्रंप ने जो है उन्होंने जो कह लें कि सोशल मीडिया पे एक पैगाम भी जारी किया जिसमें कह रहे हैं कि यूएस फोर्सेस जो हैं आपने हुर्मुज से जो वहाँ पे माइनिंग है, जो माइंस हैं, उनको हटाने का उन्होंने काम जो है क्लियरेंस जो है शुरू कर दिया, फरमा रहे थे। उनकी शिप्स मूव कर गई हैं। ठीक है, कल भी डायलॉग जो हैं वो जारी रहेंगे, ये भी इस हवाले से भी कहा जा रहा है। चलें ये बताएं कि अब ये वॉर ख़त्म हो जाती है, आप फ्यूचर का जो मिडल ईस्ट है उसको कैसे देख रहे हैं और वहाँ पे ईरान का रोल क्या हो सकता है? देखिए, वॉर ख़त्म होने का जो बन रहा है ना, जो सीन है सारा, वो ये है कि ईरान से IRGC और जो उनका ऐसे फंडामेंटलिस्ट जो एलिमेंट्स थे उनको मुझे नज़र आता है कि वो नहीं होंगे और ईरान एक मॉडरेट ईरान के तौर पर सामने आएगा। ईरान से जिस वक्त सैंक्शंस निकलती हैं, हमारा बॉर्डर 900 किलोमीटर का है। ईरान से सैंक्शंस हटने का मकसद ये है कि ईरान ऑयल सप्लाई लाइन के अंदर बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से उसका काम शुरू हो जाएगा और उसकी अपनी इकोनॉमी जो है बहुत जल्दी खड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सुलेमान ने उसने अपनी जो कमांड है उनकी एज ए क्राउन प्रिंस और सऊदिया को, उसमें अरब वर्ल्ड में मोहम्मद बिन सुलेमान पॉलिटिकली लीड ले गए हैं और तमाम, चाहे कतर है चाहे दीगर ममालिक हैं, अगर वो थोड़े थोड़े दूर भी थे तो वो सारे इस वक्त सऊदिया के झंडे तले आ गए। हम अगर पाकिस्तान को देखें तो आपकी 4 दिन पहले की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर का जो एलामिया है वो इतना वाज़ेह और इतना एलानिया है कि आप सऊदिया के साथ आपने अपना ऐलान ओपनली आप उनकी हिमायत में आगे। और आज सऊदीज जो हैं लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस जहाज ये डिप्लॉय हो गए सऊदिया में। तो ये सारी चीजें आप देखें तो इससे आने वाले दिनों में अमन नजर आ रहा है। अब प्रॉक्सीज को भी ईरान ने कहा है कि मैं कंट्रोल करूंगा। प्रॉक्सीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है अगर हब कंट्रोल हो जाए। तो ये जंग जो है आफ्टर ये सैंक्शंस के उठने के बाद, हाँ, UAE के लिए ट्रबल नजर आती है क्योंकि UAE में गोरा जो आया हुआ था उसकी वजह से रौनक थी और गोरा वापस जब जाता है और वो वापस नहीं आता कि हम पाकिस्तानी ना जाएंगे, को गड़बड़ भी हो गई फिर चले जाएंगे, गोरा एक दफा जगह छोड़ जाए तो वो वापस नहीं आएगा। UAE कैसे अपने आप को निकालता है इस चीज से, ये क्वेश्चन है। लेकिन बाकी रीजन आई थिंक कि इस जंग के बाद बहुत अमन की तरफ चला जाएगा, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। खान साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि जंग ख़त्म होती है, मिडल ईस्ट नया मिडल ईस्ट बनेगा, ईरान जो कहने के माजी में अरब ममालिक को भी उसे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए वो इलाके को कंट्रोल करता रहा है, क्या वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? देखिए, मैं वो ऐड करूँगा जो रोकड़ी साहब ने कहा है। देखिए, पिछले 30-40 साल से अरब ममालिक के अंदर और ख़ासतौर पे गल्फ़ के अंदर अमेरिका और इज़राइल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स बेचे ईरान को एक हवा बना के, ठीक है ना। दूसरा, उन्होंने 2 मिथ्स क्रिएट किए उधर। एक मिथ थी कि जी के अगर आप अमेरिकन कैंप का हिस्सा बनते हैं या वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो आपको हम एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और ईरान आपको कभी अटैक नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। और क्योंकि अरब कंट्रीज़ जो है वो बहुत स्मॉल कंट्रीज़ हैं, उनकी फोर्सेस बहुत स्मॉल हैं, सो उन्होंने ईरान के अंदर अपना अमेरिका के कवर को एक अपने लिए गारंटी समझा।
दूसरा जो एक मिथ बनाई इजराइल ने अपने बारे में, वो ये कि हम इनविंसिबल हैं इस इलाके में। 1973 की जंग के बाद उन्होंने ये अरबों को कन्विंस किया कि जी कि हम तुमसे बहुत आला हैं और हम जो हैं हमारी फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं और हम जब चाहेंगे हम किसी भी मुस्लिम मुल्क को पकड़ के उसके ऊपर यानी कि हम चढ़ाई कर सकते हैं और हम वहाँ हुकूमतें भी तब्दील कर सकते हैं। और वो ये करते आए हैं। ख़ास तौर पे आप लेबनान को देखें, सीरिया को देखें और दूसरी कंट्रीज़ को देखें। ये दोनों मिथ्स टूट गई हैं क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज़ को ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता ईरान के खिलाफ। सिमिलरली लोगों को ये भी अंदाज़ा हो गया है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर कि इजराइल जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। उसके ऊपर भी बम गिर सकते हैं, उसकी भी बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, उसके लोग भी मर सकते हैं जिस तरह गाजा और लेबनान में मर रहे हैं। ठीक है ना? सो जब ये दोनों मिथ्स टूट जाती हैं तो मैं आपसे इस फुली एग्री करता हूं कि जब भी पीस आएगा इस इलाके में एक नया मिडिल ईस्ट जन्म लेगा। रोकड़ी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सऊदी अरेबिया विल प्रोबेबली लीड द मुस्लिम वर्ल्ड एंड द अरब्स इन दैट रीजन। लेकिन अब जो है उनको ये भी एहसास हो गया है कि हमें अगर वेस्ट के साथ ताल्लुकात सही रखने हैं लेकिन हमें ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को सही रखना होगा। सो ये जो हमारे मुसलमानों, हम इसको मैं तो एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पे देख रहा हूँ कि जो ये अगर ईरान और सऊदी अरेबिया एक पेज पर आ जाते हैं किसी भी बैनर OIC के नीचे या किसी और डील के नीचे या जो एक मुस्लिम नेटो बनाने की बात हो रही है, एग्जैक्टली तो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर वो सिर्फ अपने डिफरेंसेस को खत्म कर देते हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपस में कायम कर लेते हैं तो जो मुसलमानों के अंदर मैं कहूंगा वेस्ट ने सबसे बड़ी डिवाइड क्रिएट की थी जो कि फिरका वारियत की डिवाइड थी, वो डिवाइड खत्म हो जाएगी। जब वो डिवाइड खत्म हो जाएगी तो फिर मुसलमानों को एक पैसिव नेटो बनानी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हमेशा से इसको प्रमोट करता आया है। पैसिव नेटो का मतलब यह है कि हम एक एग्रेसिव नेटो नहीं बनाना चाहते जो दूसरे मुल्कों को अटैक करे। हम सिर्फ ऐसी नेटो बनाना चाहते हैं या ऐसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो मुसलमान कंट्रीज पे दूसरी कंट्रीज को अटैक करने से डिटर करे, एंड इन पर्टिकुलर इजराइल। ठीक है ना? अगर वो नेटो बन जाती है या वो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो वो मेरा ख्याल प्रोबेबली ये जो इस जंग में मुसलमानों ने जितनी तकालीफ देखी हैं, पैलेस्टीनियंस ने पिछले 2 साल में जितनी तकालीफ देखी हैं, दैट वुड बी द बेस्ट आउटकम ऑफ ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि जब तक मुसलमान अपनी टांगों पे खुद खड़े नहीं होंगे, अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खुद यकीन नहीं करेंगे, कोई दूसरा मुल्क, खासतौर पे वेस्टर्न मुल्क आके आपको डिफेंड नहीं, कोई आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत आपको नहीं दे सकता। रोकड़ी साहब, क्या लगता है कि जो क्वाड कंट्रीज इस्लामाबाद में मीटिंग भी हुई और कहा गया कि GCC ममालिक और दीगर जो पाकिस्तान है, साथ में तुर्की है, उसमें मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है, इंडोनेशिया को भी शामिल किया जा सकता है, इस तरह का कोई अलायंस बनता नज़र आ रहा है आपको फ्यूचर में? मेरा ख्याल है इतने जल्दी नहीं बनेगा। बन सकता है, जल्दी नहीं बनेगा। सबसे अहम है कि तुर्की और सऊदीया कि वो कैसे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अभी कतर और सऊदीया का इतना नहीं थी कुर्बत, लेकिन आपको नजर आ रही है, अभी चीजें नजर आना शुरू हो गई। बल्कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर ये भी है कि दोनों ममालिक ने मिलकर आपको बहुत बड़ा पैकेज भी अनाउंस कर रहे हैं। तो फोर्सेस का वो शायद वो तो चीजें बने ना बने, पाकिस्तान के लिए चीजें बेहतर होती जा रही हैं। अच्छा। और हम ऐसा मुल्क हैं, 25 करोड़ की आबादी हमारी, हम अपने आप जब डिफेंस पैक कर रहे हैं सऊदीया के साथ, तो सऊदीया की मुशावरत जो उसकी इजाजत के साथ ही को आप आगे जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। हाँ, सऊदीया को लीड ले, वो तुर्की के साथ बैठे, ईरान और सऊदीया के डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन अगर एक दूसरे के साथ इस हद तक ना हो जैसे हम देख रहे हैं तो फिर भी अमन रहेगा। तो आई डोंट थिंक सो कितनी जल्दी ऐसी कोई चीज नजर आती है पॉलिटिकली अगर हम देखें। लेकिन पाकिस्तान अपने लिहाज से बेहतर डायरेक्शन में जा रहा है और आने वाले दिनों में अभी एक और अनाउंसमेंट भी आने वाली है कि वो अरामको का मेजर जो प्रोजेक्ट है वो लेके आ रहे हैं आपके गवादर पे। अब गवादर के ऊपर स्टोरेज के लिए भी बहुत बड़ा एक आ रही है, हुर्मुज़ के बाद गवादर को एज ए स्टोरेज प्लेस बड़ा कंसिडर किया जा रहा है। UAE की पोर्ट के बाद हमारी पोर्ट भी तो कोई कम पोर्ट नहीं है, तो चीजें हमारे लिए ठीक होती जा रही हैं। अब हमारे लिए यही है कि ये ज्यादा जहाज बनाएं,
ज्यादा हमारे बिकेंगे, हमारा जो चांसेस नजर आ रहे हैं, हमारा आर्म्स एंड एमुनिशन की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी जो नजर आ रही है। और मतलब कि रीजन में नेक्स्ट जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान हो सकता है, लगता ही है। Stabilizer. यानी पाकिस्तान Not provider. और इसकी एक और वजह भी आदिल, हमने जितनी संजीदगी और जितने अच्छे तरीके से साथ मामला डील किया है ना, तो आपके खिलाफ जो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करता था इंडिया के, आप टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं, आप टेररिस्ट हैं, अभी भी आज के दिन भी वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, ये कैसे होंगे। तो पूरा हम दोस्त जो बैठे हुए हैं यूरोप में, तमाम दोस्त बताते हैं कि यार हमारा मीडिया तो इस वक्त सिर्फ एक चीज़ बोल रहा है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्लाह ताला करे ये मुज़ाकरात कामयाबी से ख़त्म हो, इसका असर पाकिस्तान पर मुस्बित बहुत रहेगा, इंडिया के लिए मसाइल बनेंगे। आप एक रोशन मुल्क के तौर पे दुनिया के आगे आए हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे कि हम इसके समरात अब लोगों तक भी पहुंचा सकें। इंटरनेशनल तो हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो कोई अपने घर का मतलब बेहतरीन सफारतकारी हमने कर ली, पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है वो बदल गई है, एक आम आदमी तक भी उसके समरात जो है पहुंचने चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह आपने स्पॉयलर्स की बात की, तो एक तरफ जो इसराइल है उसने तो अटैक कर दिया लेबनान पे, किस तरह वहाँ डैमेजेस किए, किस तरह नुकसान किया, एग्रेशन किया। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया में देख लें, वहाँ पे सुना है कि उनके जो मजहबी लोग हैं वो वहाँ पे जो कोई दम दरूद या क्या उनके जो होते हैं मंत्र शंत्र पढ़ रहे हैं कि जेडी वैंस पाकिस्तान ना आए, पूरी कोशिश वो करते रहे हैं। लेकिन चले डेलीगेशन दोनों अल्हम्दुलिल्लाह पाक आए हैं और इस टाइम जो पीस जो प्रोसीजर है वो पाकिस्तान में जारी है, डायलॉग जो है वो हो रहा है। इस पर हम सीधी बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं।